केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बेटा आपके ब्रेन आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपके क्या आते हैं, सेंसरी और मोटर्स यानी कि चालक आते हैं। मुझे इस पेन से लिखना है, तो मैंने सोचा इस पेन से लिखना है। ये इंफॉर्मेशन सीएनएस तक कौन लेके जाएगा, लेके जाएगा आपका संवेदी या अभिवाही। बाहर की तरफ जो लेयर होगी उसको क्या कहेंगे, अब आप मुझे बताओ क्या कहेंगे, एक्सोलेमा। और अंदर की तरफ जो होगी उसको क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म। हे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह और फिजिक्स बाई पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आज सब आप, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक हैं। ठीक है, तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज़ पढ़ रहे हैं और उम्मीद है आपको ये चैप्टर्स पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं भाई, उसका नाम क्या है, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, वन शॉट के माध्यम से पढ़ेंगे जैसे कि हम हमेशा पढ़ते थे, और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यकीन मानिए जब आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, पूरा आपका एनसीईआरटी लेके चलेंगे, एक एक लाइन एनसीईआरटी की देखेंगे क्या कह रहा है, फ्लो चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे, डायग्राम्स के माध्यम से भी देखेंगे, और पूरा का पूरा चैप्टर हर एक लाइन क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके ठीक है, तो देखो आपका एनसीईआरटी क्या कह रहा है बेटा, कि आपको ये पता है कि आपके शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता है कि कोशिका है, कोशिका से ऊतक बनते हैं, फिर अंग तंत्र बनते हैं, फिर बॉडी बनता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, आपके पहले पेज में क्या दिया हुआ है कि जब भी हम कोई शारीरिक व्यायाम करते हैं, मान लो आप जिम जा रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप खेल रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत क्या है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी यानी बहुत जल्दी जल्दी आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन जा रही है, आप थक रहे हो, तो आपके बॉडी के जो सिस्टम है उस ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आपका श्वसन दर, जल्दी जल्दी सांस लोगे, आपका हृदय स्पंदन, वृक्क वाहिनियां, सब में रक्त प्रवाह तेज हो जाएगा, सब तेज 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 काम करने लगेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपका काम पूरा हो जाएगा, जैसे ही आप खेल लोगे, जैसे कि आप व्यायाम बंद कर दोगे, तो होगा क्या, जो आपके सारे सिस्टम थे, जो भी मतलब आपके लंग्स, आपका हृदय, आपका वृक्क, आपकी किडनी, ये सब में क्या होगा, एक समन्वय आ जाएगा, और ये सब वापस से अपनी रफ्तार से काम करने लगेंगे, वापस जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे काम करने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हुई, इनको कंट्रोल किसने किया, इनको कोऑर्डिनेट किसने किया, हमारे शरीर में इसके लिए दो सिस्टम्स होते हैं, एक तंत्रिका तंत्र और दूसरा एक अंतरास्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, ये दोनों मिलके इस पूरे प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन कौन करता है, कौन कौन करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र बेटा और अंतरास्रावी तंत्र जो है, ये दोनों मिलके इन सबको क्या करते हैं, इनमें एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं और बॉडी की इस पूरी प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अभी आगे सारी चीजें हम देखेंगे। तो क्या है, तंत्रिका तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो समन्वय हेतु जुड़ा रहता है, और जो अंतरस्रावी हार्मोन है ये केमिकल्स रिलीज करता है, रसायन रिलीज करता है, और क्या करता है, आपस में इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे जैसे मान लो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, ये क्या है, आपका कान सुन रहा है, नहीं, आपका कान सिर्फ सारी इंफॉर्मेशंस को बटोर रहा है और ब्रेन तक पहुंचा रहा है, ब्रेन उसको समझ रहा है, और फिर ब्रेन क्या होता है, जैसे अब मैंने ये पेन पकड़ी है, ठीक है, तो ब्रेन ने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई ये पेन पकड़नी है, तो ये काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें किससे कोऑर्डिनेटेड है, तंत्रिका तंत्र से। तंत्रिका तंत्र को हेल्प कौन कर रहा है, हमारा पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो सारे क्या हो रहे हैं, पूरे बॉडी में क्या कर रहे हैं, तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, पूरा एक समन्वय बना रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे, तंत्रिका तंत्र और उसका समन्वय। तो हम तंत्रिका तंत्र किसके साथ मिलकर काम करता है, ये आपको याद रखना है, जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके साथ मिलकर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो जो आपका न्यू एनसीईआरटी है बेटा, उसमें आपकी कुछ चीजें हट गई हैं जो आपको पहले पढ़नी होती थी। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हमें इस बार नहीं पढ़नी है। तो फर्स्ट जो है वो है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको हम कहते हैं
प्रतिवर्ती क्रियाएं जो कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में थी, लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्स एक्शन आपको अभी नहीं पढ़ना है। और जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें आपको पढ़ना होता था सेंस ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना होता था? सेंस ऑर्गन्स, यानी कि संवेदी अंगों के बारे में भी पढ़ना होता था, जो अब आपको नहीं पढ़ना है। तो ये दो चीजें जो हैं वो आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हट गई हैं, और जो जो आपकी न्यू एनसीईआरटी में है फिर वो हम उसको अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ठीक है भाई, तो अभी हमें ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है। चलो अब आगे देख लेते हैं कि भाई फिर पढ़ना क्या क्या है हमें। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं तंत्रिकीय तंत्र के बारे में। किसके बारे में बेटा? तंत्रिका तंत्र या न्यूरल सिस्टम। किसके बारे में? न्यूरल सिस्टम के बारे में या नर्वस सिस्टम के बारे में। क्या कह रहा है भाई आपका एनसीईआरटी कि सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती हैं और क्या करती हैं? इनका संचरण करती है। मतलब हमारे जो संवेदी अंग होते हैं वो विभिन्न सूचनाओं को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, फिर ब्रेन तक पहुंचाता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखो, सपोज कि मान लो कोई भी आप चीज़ ले लो, जैसे मान लो कि आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपके कानों ने उसे सुना, फिर ब्रेन तक पहुंचाया, ठीक है, फिर आपको उसका आंसर करना है, फिर ब्रेन ने क्या किया? फिर से इंस्ट्रक्ट किया, और फिर आप उसके जवाब में सोच के क्या करोगे? आंसर दोगे। तो ये सब पूरा एक कोऑर्डिनेटेड रूप में क्या होता है? चलता रहता है। तो ये जो हम तंत्रिका तंत्र देख रहे हैं बेटा, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं आकशेरुकी में, क्योंकि हम जब संघ पढ़ते हैं तो हम आकशेरुकी से कशेरुकी तक जाते हैं। तो सबसे पहले हम आकशेरुकी में देख लेते हैं, यानी कि जो हमारे नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें कैसा नर्वस सिस्टम पाया जा रहा है। एक मिनट भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओ, इसमें आपने क्या देखा था? आपने देखा था पोरीफर्स। तो पोरीफर्स में बिल्कुल भी नर्वस सिस्टम डेवलप ही नहीं था, बहुत छोटे थे वो, उनको इसकी जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे नहीं था। तो पहली बार कहाँ पे देखा आपने? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बेटा कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे आपने न्यूरॉन को देखा, तो आप बोलेंगे किसमें देखा आपने? हाइड्रा में देखा। किसमें देखा? हाइड्रा में। और अब आप मुझे बताएंगे कि हाइड्रा किस संघ का मेंबर है? वेरी गुड, किस संघ का है? सीलेंट्रेटा। तो हाइड्रा किस संघ का जंतु है? हाइड्रा है सीलेंट्रेटा का, जहां पे आपने न्यूरॉन्स को देखा, ठीक है। फर्स्ट न्यूरॉन्स को हमने जहां पे कहां पे देखा? हाइड्रा यानी कि सीलेंट्रेटा में देखा। लेकिन ये बहुत ही सरल प्रकार था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी शुरुआत के जो संघ थे वो थे तो बहुत डेवलप नहीं थे। तो ये जो न्यूरॉन्स थे वो हमने कैसे देखा? सरल प्रकार के देखा। अब देखो, जैसे कि आपने देखा ही कि कशेरुकी प्राणी जितने भी होते हैं, अभी तो हम हालांकि अकशेरुकी प्राणी की बात कर रहे हैं, कि देखो निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। तो ये क्या है? ये अकशेरुकी संघितो है ना बेटा? क्या है? अकशेरुकी संघितो है। तो यहाँ पे तंत्रिका संगठन जो है बहुत ही सरल प्रकार का होता है। जैसे कि हाइड्रा में यह तंत्रिकी जाल के रूप में होता है, मतलब स्पेसिफिक कोई सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ जाल के रूप में आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अभी बहुत विकसित नहीं है। पोरीफेरा में तो आपने बिल्कुल भी नहीं देखा, सीलेंट्रेटा में देखा, लेकिन एक जाल के रूप में देखा, और जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही क्या है? एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है अभी जहां तक हम सीलेंट्रेटा में देख रहे हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम आपने देखा, यानी कि आपने क्या देखा? नर्वस सिस्टम की जो यूनिट थी, जो क्रियात्मक इकाई थी, वो क्या थी? न्यूरॉन्स की थी। वो क्या थी? न्यूरॉन था, ठीक है। अभी आगे चल के हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और आपने इससे पहले भी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बहुत जगह पे पढ़े हैं और बहुत जगह पे क्या देखे? देख चुके हैं, आप बना चुके हैं। आपको प्रीवियस क्लासेस में भी ये सारी चीजें पढ़ाई गई थी, ठीक है। तो वो जो न्यूरॉन्स थे सबसे पहले हमने कहाँ पे देखा? हाइड्रा यानी कि सीलेंट्रेटा में देखा, जो कि बहुत ही बेसिक था। उसके बाद हम देख लेते कीटों का। कीट कौन से संघ में आते हैं? जल्दी बताओ,
कौन से संघ में कीट आते हैं? वेरी गुड, ऑर्थोपोडा। ठीक है, तो कीटों का जो तंत्रिका तंत्र था वो पहले से अधिक व्यवस्थित था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो क्या थे, वो सीलेंटेटा से ज्यादा वेल डेवलप कंडीशन में थे, इसलिए वो क्या था, विकसित था। तो कीटों में बेटा हमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है, इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में आपने कॉकरोच के बारे में पढ़ा था, है ना। आपके सिलेबस में आपने किसके बारे में पढ़ा था, आपने कॉकरोच के बारे में पढ़ा था। और कॉकरोच के बारे में आपने क्या देखा था, बताओ जल्दी, कि यहाँ पे कॉकरोच भी क्या इंसेक्ट है, ये समझना, ये सब ऑर्थोपोडा के ही मेंबर्स है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा नर्वस सिस्टम में, तो आपने क्या क्या देखा भाई, आपने देखा मस्तिष्क, गैंग्लिया और तंत्रिका ऊतक। क्या क्या देखा आपने, मस्तिष्क देखा, ब्रेन देखा, गैंग्लिया, गुच्छे, और क्या देखा आपने, तंत्रिका ऊतक। तो ये हमने कहाँ पे देखा बेटा, ये हमने देखा जो हमारे कॉकरोच यानी कि जो हमारे इंसेक्ट्स थे, क्योंकि हमें इसमें क्या पढ़ना है, आपने अपनी क्लास में क्या पढ़ा है, आपने कॉकरोच के बारे में पढ़ा है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये चीजें देखी, और ऑब्वियस सी बात है ये चीजें कैसी थी, सीलेंटेटा और बाकी सारे मेंबर से क्या थी, मोर डेवलप थी। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं, अकशेरुकियों में जो है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में यानी कि कशेरुकी में विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। भाई एक मिनट, ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में यहाँ पे ही देख लो, हाँ ये लाइन है, देखो कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो कशेरुकी यानी कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या देखा आपने, उनमें आपने अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र देखा, अधिक विकसित क्या देखा बेटा, तंत्रिका तंत्र देखा। इतना क्लियर है, जितना अभी तक पढ़ा क्लियर है? अगर क्लियर है तो लिखो कमेंट्स में यस मैम क्लियर है। अभी तक जितना भी पढ़ा हमने क्या देखा कि हमारा तंत्रिका तंत्र और जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है, ये दोनों मिलके हमारा जो बॉडी के बहुत सारे अंग हैं, हम बहुत सारे कार्य कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड करते हैं। तंत्रिका तंत्र की हमने इकाई भी देखी जो कि क्या थी, न्यूरॉन्स था, जिनका भी हम स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। हमने देखा कि जो अकशेरुकी थे उसमें जो ये तंत्रिका तंत्र था ये बहुत ही सरल था, बहुत ही अल्प विकसित था, लेकिन कशेरुकियों में ये क्या है, ये हाईली डेवलप्ड टाइप का तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम पाया जाता है। कशेरुकी में भी मेनली हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम मानव तंत्रिका तंत्र, मानव ब्रेन, क्योंकि तंत्रिका ब्रेन क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उसी के भागे, तो हम इनको भी क्या करेंगे, जो जो आपके सिलेबस में आपके एनसीईआरटी में दिया होगा उन चीजों को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलो अब देख लो भाई, ये क्या है, ये आपकी तंत्रिका कोशिका की संरचना है। बचपन से आपने बहुत बार पढ़ी होगी, आपको प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाई गई होगी, अभी फिर से हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे बाद में आते हैं, अभी इस डायग्राम को हम फिर से बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, वो क्या है कि मानव का तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मानव का तंत्रिका तंत्र देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, कि इसकी उत्पत्ति जो होती है ये एक्टोडर्म से होती है। फिर से हम बता दे रहे हैं, हमने बताया था कि 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, और किसकी उत्पत्ति किससे होती है आप मुझे बताइएगा। हर एक चैप्टर के साथ हम आपको बता देते हैं कि इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से, एक्टोडर्म से या एंडोडर्म से, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को किस किस की उत्पत्ति किस किस से है। ठीक है, तो मानव का जो तंत्रिका तंत्र है उसकी उत्पत्ति किससे है बेटा, एक्टोडर्म से है। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, पहले एक मिनट, पहले हम पेज ले लेते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या देख रहे हैं कि मानव में जो तंत्रिका तंत्र है उसको बेसिकली हमने 2 भागों में बांटा है। मानव में तंत्रिका तंत्र को बेसिकली हमने 2 भागों में बांटा है। एक को हम बोल रहे हैं सीएनएस शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरे को हम बोल रहे हैं पीएनएस। सीएनएस मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हिंदी में जिनको जानना है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है,
और अब इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में जिनको लिखना है हम बोल दे रहे हैं, लिख लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसमें आपकी दो चीजें आती हैं बेटा, एक आता है आपका ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और दूसरा आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि आपका मेरुरज्जु। ठीक है, फिर से समझ लो, मानव में तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपकी दो चीजें आती हैं, पहला आता है आपका ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और दूसरा आपका आता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। उसी तरीके से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम क्या कह रहे हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, सेंसरी और मोटर। इसको क्या बोलेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय गलत लिखा है क्या भाई, आप सही कर लेना। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसमें आता है आपका सेंसरी, संवेदी, मोटर। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, मानव तंत्रिका तंत्र में क्या आता है, सीएनएस आता है और क्या आता है, पीएनएस आता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बेटा आपके ब्रेन आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपके क्या आते हैं, सेंसरी और मोटर्स यानी कि चालक आते हैं। ठीक है, इसको आप अभिवाही अपवाही भी कह सकते हो। क्या कर सकते हो, अभिवाही, अफरेंट और इफरेंट, आपने लास्ट चैप्टर से भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसको आप अभिवाही, इसको अभिवाही भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, अपवाही भी कहते हैं। काम क्या करता है, जितना भी जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी आपके ऊतक से हो गया, अंगों से हो गया, ठीक है, संवेदी अंगों से हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुँचाया जाता है, ब्रेन तक। ये सारी इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुँचाया जाता है, ब्रेन तक। और फिर जो हमारा ब्रेन होता है वो वापस से जो इंफॉर्मेशन देता है, जो कहाँ तक जाता है, ऊतक से सॉरी, वो क्या होता है, मोटर होता है। ठीक है, यानी कि जो ग्राही है ऊतक से अंगों तक, सीएनएस तक इंफॉर्मेशन ले जा रहे हैं और सीएनएस से वापस अंगों और ऊतक तक आ रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मोटर। फिर से समझ लो, जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मुझे इस पेन से लिखना है, तो मैंने सोचा इस पेन से लिखना है, ये इंफॉर्मेशन सीएनएस तक कौन लेके जाएगा, लेके जाएगा आपका संवेदी या अभिवाही। ये हमारे, ये कहाँ से, मतलब जो ग्राही हुआ ना, ये इंफॉर्मेशन ले जानी है, तो ये हमारे ऊतक से, अंग से कहाँ तक गया, ब्रेन के पास गया कि भाई मेरे को ये चीज़ उठानी है। ठीक है, फिर ब्रेन ने बोला कि सीएनएस ने हमारे क्या उस चीज का रिस्पॉन्स किया कि ठीक है, उसने इंस्ट्रक्ट किया कि ठीक है इस चीज को उठा लो। तो अब ये इंफॉर्मेशन जो है सीएनएस से, पहले इंफॉर्मेशन कहाँ तक गई, सीएनएस तक गई, फिर सीएनएस ने उसके रिस्पॉन्स में बोला कि ठीक है भाई जो तुम उठा लो, तो सीएनएस से वो इंफॉर्मेशन वापस ऊतक, अंगों और ग्राही तक आएगा और फिर वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे, वो उस कार्य को करेंगे। तो इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाती है, सीएनएस तक जाती है। कहाँ से जाती है, जो ग्राही है, जो ऊतक है, जो अंग है, वहां से सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। फिर ब्रेन उस चीज के बदले रिस्पॉन्स करता है। सोचो ब्रेन कितनी खतरनाक चीज है, आप उसको इतना हल्के में ले लेते हो। फिर ब्रेन उसके बदले रिस्पॉन्स करता है कि हाँ ये काम करना है, ये मसल्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, ये करता है, ये वो करना है, वो करना है। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये कौन लेके आता है, ये मोटर लेके आता है। ठीक है, बताओ क्लियर है। अगर इसको सिंपल एक फ्लो चार्ट से बनाना हो आपको, तो आप कैसे बनाओगे कि जो भी आपके रिसेप्टर्स हैं वहां से आपके जो सेंसरी है वो सारी इंफॉर्मेशन ले जाते हैं सीएनएस से, और सीएनएस से मोटर के थ्रू फिर क्या होता है, आगे आपका जो भी है
वो कहाँ तक जाता है आपका, जो भी आपके मतलब जिसको भी कार्य करना है, जहाँ भी जो भी चीज़ परफॉर्म होना है, वहाँ तक की सारी इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, तो ये सारा इस चीज़ से आप याद रखना, इस चीज़ से आपको क्या करेगा, इफेक्टर्स तक, ये ई इफेक्टर्स है, नहीं तो आप समझोगे मैम ने क्या लिखा है। इफेक्टर्स मतलब क्या है कि जहाँ पे काम परफॉर्म होना है, जहाँ तक आपको, जहाँ तक उसने क्या किया, जहाँ तक उसने भेजा कि भाई ये चीज़ करनी है। ठीक है, समझ गए। अब जो हम पीछे पढ़ रहे थे उसमें ही आगे और देख लेते हैं अभी, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र को और देख लेते हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हमने दो भागों में बांटा, एक को हमने बोला संवेदी, सेंसरी, और दूसरे को हमने बोला चालक, यानी कि मोटर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ग्राही से, ऊतक से, अंगों से इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुँचा रहा है, सीएनएस तक। और ये मोटर क्या कर रहा है, सीएनएस से इंफॉर्मेशन को लेके इफेक्टर्स तक पहुँचा रहा है, यानी कि ग्राही, ऊतकों और यहाँ तक ये सारी चीज़ें पहुँचा रहा है। ये क्लियर है आपका। ठीक है, अब देखो ये जो संवेदी अभिवाही है बेटा, इसमें भी आपको दो तरह की चीजें दिखेंगी, एक कायिक, एक विसरल। क्या है, कायिक, कायिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ जल्दी, सोमैटिक। और विसरल को, कायिक को क्या कहते हैं, सोमैटिक। और दूसरा क्या है, विसरल, जिसको क्या कहते हैं, अंतरंग। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है भाई, ये बता दो जल्दी से। तो जो कायिक है बेटा, कायिक क्या कर रहा है, ग्राही से लेके सीएनएस तक जा रहा है, और विसरल जो है वो आंतरिक अंगों से लेके इंफॉर्मेशन सीएनएस तक लेके जा रहा है। बस ये अंतर है कि देखो कायिक क्या कर रहा है, स्पेसिफिक ग्राही से इंफॉर्मेशन सीएनएस तक लेके जा रहा है। ग्राही से लेके मतलब आपकी त्वचा हो गई, आपकी नेत्र हो गई, मतलब आपने कुछ देखा, आप कुछ मूवी देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, वो आपका ब्रेन एनालाइज करता है कि आप क्या देख रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई। तो जैसे आपका त्वचा हो गया, आपका नेत्र हो गया, मतलब जो भी आपके ग्राही अंग हैं, जो भी आपके रिसेप्टर्स हैं, त्वचा हो गया, नेत्र हो गया, इन सब से इंफॉर्मेशन लेगा और कहाँ तक जाएगा, सीएनएस तक पहुंचाएगा। और विसरल क्या काम करता है भाई, विसरल जो होगा वो आपके जो आंतरिक अंग हैं, आंतरिक अंगों का जो इंफॉर्मेशन होगा वो कहाँ तक पहुंचाएगा, सीएनएस तक पहुंचाएगा। ठीक है, सेम एज द मोटर और अपवाही में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपका एक कायिक और स्वायत्त है, एक कायिक है और दूसरा क्या है, ऑटोनोमस या स्वायत्त है। ठीक है, तो कायिक क्या करेगा, कंकाल पेशियों यानी कि जो ऐच्छिक पेशियों उनका इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। इसका भी देख लो सेम है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या है, एक तो कायिक हो गया और दूसरा क्या हो गया, स्वायत्त। यानी कायिक क्या कर रहा है, यानी कि सोमेटिक क्या कर रहा है, जितनी भी ऐच्छिक पेशियों का इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे क्या होता है, जाएगा। और ऑटोनोमस, स्वायत्त को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी अनैच्छिक हैं, कायिक जो है वो ऐच्छिक पेशियों यानी कंकाल पेशियों का क्या है, क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन्स है, ये मोटर न्यूरॉन्स है, सॉरी ये उल्टा लिख गया है, देखो मोटर न्यूरॉन्स है ना, तो ये क्या करेंगे, सीएनएस से इंफॉर्मेशन बाकी पार्ट्स तक, इफेक्टर्स तक पहुंचाएंगे, सीएनएस से इंफॉर्मेशन इफेक्टर्स तक पहुंचाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये कायिक में क्या होगा कि सीएनएस से जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचेंगे, और यहाँ पे जो सीएनएस से इंफॉर्मेशन है वो अनैच्छिक पेशियों तक पहुंचेंगे। ठीक है, सीएनएस से ऐच्छिक पेशियों और सीएनएस से अनैच्छिक पेशियों, अनैच्छिक अंगों तक पहुंचेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, ये कंफ्यूजन मोटर और इसमें मत होना,
मैंने देखा नहीं ऊपर क्या लिखा है, देखो एक बार फिर से समझ लो। मानव में तंत्रिका तंत्र कितने तरह के आपको पढ़ने, दो। एक क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोल रहे हैं, और दूसरा क्या है पीएनएस यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है ब्रेन यानी कि हमारा मस्तिष्क, और ब्रेन जब भी आपने कभी बुक में या टीवी में ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो ऐसे देखो आप ब्रेन से ऐसे पतली पीछे पाइप सी निकली होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो अब आपके चैप्टर में नहीं है रिफ्लेक्स सेक्शन, उसमें आप स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अब वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका नीट हो गया या आपके बोर्ड एग्जाम हो गए वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ही है, ठीक है। तो केंद्रीय नर्वस सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों चीजें आती हैं। फिर से बोलो मेरे साथ, सीएनएस में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों चीजें आती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपका एक सेंसरी जिसको अभिवाही और मोटर यानी कि अपवाही। सेंसरी जो है वो ग्राही ऊतक अंगों से क्या करती है, इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक पहुंचाती है। और मोटर, मोटर से हमेशा याद रखना कि मोटर क्या होता है, जो भी सीएनएस से जो भी इंस्ट्रक्शंस आएगा वो इफेक्टर अंगोग्राही यहाँ तक पहुंचाएगा, ठीक है। अब आगे चल के ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है यानी कि जो पीएनएस है, यहाँ पे जो सेंसरी है ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक को हम बोलते हैं सोमैटिक, एक को बोलते हैं हम विसरल। सोमैटिक में क्या होता है, जो भी ग्राही है जैसे त्वचा है, नेत्र है, यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ तक जाती है, सीएनएस तक जाती है। विसरल में क्या होता है कि जो आंतरिक अंग है हमारे, जो हमारे जैसे हृदय हो गया, लंग्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए आंतरिक अंग हो गए, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ तक जाती है, सीएनएस तक जाती है। अब मोटर न्यूरॉन्स भी आगे चल के दो भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। मोटर, ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र का सिस्टम है मोटर, वहाँ वो भी आगे चल के किसमें दो भागों में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं कायिक। कायिक में क्या होता है, सीएनएस जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है वो ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचता है। और दूसरा होता है स्वायत्त या फिर ऑटोनॉमस, जहाँ पे सीएनएस का जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है वो अनैच्छिक अंगों तक, अनैच्छिक पेशियों तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप पहले इसका ले लो, ठीक है, हट जाते हैं, और अभी क्या है इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए, आगे चलें। अब देखो, अब देख लेते हैं आपका एनसीईआरटी एक बार। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विकसित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं। मस्तिष्क और एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे देख लो, परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, एक को हम बोलते हैं संवेदी या फिर अभिवाही, और दूसरे को चालक, प्रेरक या फिर अपवाही। संवेदनी जो होती है वो उद्दीपनों को ऊतकों, अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सीएनएस तक, तथा जो चालक होती हैं वो उद्दीपनों को सीएनएस से संबंधित परिधीय ऊतक तक पहुंचाती हैं। तो देखो बेटा, हर एक चीज हम कवर कर रहे हैं, आप बोल नहीं सकते कि मैंने कोई भी एक लाइन इसमें छोड़ी है। जितना भी ये पैराग्राफ पे लिखा हुआ है सबको मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से बना दिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है, उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है, जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत हो जाता है, ठीक है। अंतरंग तंत्रिका व परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, इसके अंतर्गत सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंत्र, गुच्छिकाएं, जालिकाएं सम्मिलित है, जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तक तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचारित होते हैं, ठीक है। अब वापस से आ जाते हैं, जो हमने अपना एक न्यूरॉन्स का हम डायग्राम देख रहे थे, तंत्रिका कोशिका की संरचना देख लेते हैं। तो ये क्या है, जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो क्या है, वो है आपका न्यूरॉन। क्या है भाई, ये आपका क्या है, न्यूरॉन है। अब मुझे कौन बताएगा कि व्हाट इज न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है किसकी, नर्वस सिस्टम की।
ठीक है। तो व्हाट इज न्यूरॉन, व्हाट इज तंत्रिका कोशिका, आप बोलोगे मैम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है किसकी, नर्वस सिस्टम की। ठीक है, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है बेटा जो आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है और हम खुद से भी बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम ने बना के नहीं दिखाया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक खुद से भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, एक सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। एक न्यूरॉन के बेसिकली कितने भाग होते हैं, 3, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और तीसरा क्या है, एक्सॉन। आओ पहले हम इससे समझ लेते हैं, फिर हम अपना इंग्लिश वालों के लिए हम अलग से बना देंगे। ठीक है, ये जो इतना भाग है इसको सेल बॉडी या फिर क्या कहते हैं, हम सोमा कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एक्सॉन। ये जो पार्ट है ये गोल गोल, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब्स। और ये आपके क्या हो गए, डेंड्राइट्स। ये जो आपको दिख रहा है ना, हिरन के ऊपर जैसी सींग होती है ऐसे ना, ये क्या है आपके डेंड्राइट्स है। ठीक है, चलो एक बार फिर से देख लो क्या क्या देखना है। जो आपका सबसे अपर पार्ट है, मैंने क्या बताया कि न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और क्या है, एक्सॉन। तो ये जो इतना भाग है इसको हम बोल रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, जिसको हम कह रहे हैं सेल बॉडी। इसी को आप कह सकते हो सोमा। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, आओ देख लो। यहाँ पे सबसे पहले आपको बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, ये आपको पहले से पता है, आपने सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा। तो बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो क्या है, केंद्रक दिख रहा है। ठीक है, फिर आपको ये छोटे छोटे ऐसे दाने समान संरचना दिख रही है जिसको हम बोल रहे हैं निसेल ग्रैन्यूल्स। क्या पाए जाते हैं, निसेल ग्रैन्यूल्स। और याद रखना कि ये निसेल ग्रैन्यूल्स सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी में नहीं पाए जा रहे हैं, बल्कि जो आपके डेंड्राइट्स हैं उनमें भी ये पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कोशिका काय। और ये जो आपको, जिसको मैंने आपको बताया कि आपने 12 सिंगा देखा हो तो उसकी सींगें ऐसी होती है, तो ये जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं द्रुमाक्ष या फिर डेंड्राइट्स। ठीक है, अब नीचे की तरफ आ जाओ भाई। तो देखो नीचे की तरफ आपको ऐसे ऐसे पतली क्या दिख रही है, लाइन जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है। और ये पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है, एक्सॉन। क्या कहला रहा है, एक्सॉन। ठीक है, ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है इसको बोल रहे हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष के ऊपर आप देखो, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसी संरचना दिख रही है बीच बीच में, जिससे बोल रहे हैं श्वान कोशिका। श्वान कोशिका अपने बाहर क्या करती हैं, एक आवरण सिक्रीट करती हैं जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। ये श्वान कोशिका है, इसने देखो यहाँ से यहाँ तक क्या किया, एक आवरण सिक्रीट किया जिसको हम क्या कह रहे हैं, माइलिन आवरण। एक चीज मैं और बता दूं कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड भी हो सकते हैं, नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं। यानी उसमें क्या होता है, माइलिन का आवरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर उनमें माइलिन, यहाँ पे माइलिन का आवरण कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन वाले रीजन पे होगा। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन वाले रीजन पे होगा। तो अगर वो माइलिनेटेड है तब तो ऐसे दिखेंगे कि उनमें माइलिन की शीट पाई जाएगी। नॉन माइलिनेटेड है तो बस सिंपल ऐसे दिखेंगे, वहां पे बाहर कोई भी शीट नहीं पाई जाएगी, ऐसे प्लेन एक्सॉन आपका दिखेगा। क्यों होते हैं माइलिनेटेड, क्यों नहीं होते, ये आगे अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे श्वान कोशिका, ठीक है, दिख रही है आपको। इसके बाहर ये क्या कर रही है, सिक्रीट कर रही है, माइलिन का आवरण सिक्रीट कर रही है। ये बीच की लाइन क्या है आपको दिख रही है, तंत्रिकाक्ष दिख रहा है। अब ये जो माइलिन का आवरण है ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे होता है, मतलब आप ऐसे समझ लो, ये एक्सॉन है तो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपकी श्वान कोशिकाएं हुई। अब ये जो जहाँ जहाँ पे ये नहीं होता है, जैसे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो जो जगह छूट गई उसको हम बोलते हैं रेनिवियर के नोड या फिर नोड ऑफ रेनिवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनिवियर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आओगे तो ये आपका तंत्रिकाक्ष सिरा हो गया जो जड़ों जैसे विभाजित होता है। और सबसे नीचे क्या होता है आपका, ये जो आपको ऐसे वेसिकल्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको बोलते हैं सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। तो ये एक पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जब आपके एग्जाम में भी आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल एट इट बनाना है। चलो आपके लिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे बनाना है।
ठीक है, चलो आ जाओ भाई, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। किसका? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप इसको, ये यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा बना है, इसको ऐसे करके बना दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम अपने कंफर्ट के लिए इसको ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, ये मत सोच लेना कि मैं ऐसे बना रही हैं तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम अपने कंफर्ट के लिए ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, रुको भाई, पेन चेंज कर लेते हैं। ये क्या हो गया आपका, चूंकि हिंदी में उधर लिखा हुआ है इसलिए हम इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस। अब दूसरा ले लेते हैं। न्यूक्लियस के बाद बताओ क्या बनेगा भाई, जल्दी बताओ कि न्यूक्लियस के बाद क्या बनेगा। वेरी गुड, बना दो यहाँ पे निसिल ग्रैन्यूल्स, जो कि कहाँ कहाँ पे हैं, निसिल ग्रैन्यूल्स हैं आपके सेल बॉडी, यानी कि सोमा, जो आपका सेल बॉडी है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। और डेंड्राइट्स और सेल बॉडी दोनों में ही क्या पाए जा रहे हैं, निसिल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये बन गया। कौन सा पेन ले लें भाई, चलो ये वाला ले लेते। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या क्या बनाया, ये जो इतना आपका पोर्शन है ये है आपका सेल बॉडी या फिर सोमा, ये इतना पोर्शन जो है ये है आपका क्या, एक्सॉन। ठीक है, आपके सेल बॉडी में हमने क्या क्या बनाया बेटा, हमने बनाया न्यूक्लियस। ठीक है, हमने बनाया, ये क्या है आपके, जो आपके डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, डेंड्राइट्स। ये क्या आपके हो गए, सिनेप्टिक नॉब, जिसको, एक मिनट रुक जाओ भाई, ये क्या हो गया आपके, सिनेप्टिक नॉब, जिसको यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिनेप्टिक पट्टिकाएं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक पट्टिकाएं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब डेंड्राइट्स बन गए आपके, निसिल ग्रैन्यूल्स बन गए आपके, कोशिका केंद्रक बन गया आपका, अंदर जो आपका भरा हुआ है ये क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब देखो क्या बताया था मैंने कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है यहाँ पे आपके क्या पाए जाएंगे, जल्दी बताओ क्या पाए जाएंगे भाई, यहाँ पे आपके स्वान सेल्स पाए जाएंगे, ये स्वान सेल्स। और ये स्वान सेल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक आवरण सिक्रीट कर रहे हैं, इस आवरण को हम क्या कह रहे हैं, मायलिन शीट। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, स्वान सेल्स। जो यहाँ पे जगह बची, रुक जाओ, जो यहाँ पे आपको जगह बची, ये वाली जगह क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताओ इसको क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, क्या क्या बना लिया हमने, हमने बनाया न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल्स, फिर इसके बाद हमने क्या बनाया, माइलिनेटेड शीट, फिर क्या है, नोड ऑफ रेनवियर। ये सारी चीजें देखो वही है ना, और अंदर क्या हो गया आपका,
तंत्रिकाक्ष हो गया। तो ये क्या हो गया, ये एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हो गया, यहाँ पे ये सिरा हो गया, ये सिनेप्टिक नोब्स हो गया। अब अगर आपको नॉन माइलिनेटेड का स्ट्रक्चर बनाना है, ये एक माइलिनेटेड न्यूरॉन है, पर अगर आपको एक नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बनाना है तो सिंपल बेटा, आगे का सारा चीज़ सेम होगा, यानी कि जो आपका सेल बॉडी है या सेल बॉडी को आप साइटोन भी कहते हो, ये जो है ये सेम होगा, सिर्फ जो आपका एक्सॉन है वहाँ पे कोई भी क्या मिलेगा आपको, माइलिन शीट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये जो आपके क्या हैं, ये जो आपके हैं माइलिन आच्छंद है ये, और जहाँ पे ये माइलिन आच्छंद नहीं है, ये यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है ये बताओ। कि देखो जो माइलिन अक्षत है ये असतत रूप से व्यवस्थित होते हैं, दिख रहा है। असतत मतलब क्या होता है, ये देखो, असतत मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि सीधे पूरा का पूरा एक माइलिन शीट पाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। असतत है, यहाँ से यहाँ तक है फिर टूटा है, फिर यहाँ से यहाँ तक है फिर टूटा है, फिर यहाँ से यहाँ तक है फिर टूटा है, फिर यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, असतत का प्रकार। तो कोई पूछे कि जो माइलिन शीट है वो कैसी है, तो आप क्या बोलोगे, ये असतत रूप से व्यवस्थित है, जगह जगह पे माइलिन शीट जो है वो नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है। जो निसिल ग्रैन्यूल्स है ये क्या करते हैं, राइबोसोम और आर का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं या रूपांतरण करते हैं। तो ये जो निसिल ग्रैन्यूल्स हैं ये आर या राइबोसोम का क्या करते हैं, ये रूपांतरण करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण, क्या हो रहा है, प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है। निसिल ग्रैन्यूल्स जो है वो यहाँ पे डेंड्राइट्स में भी पाए जा रहे हैं, ठीक है, समझ गए। सिनेप्टिक नोब में क्या है, एक वेसिकल्स जैसे स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम होता है ये आगे चल के अभी हम क्या करेंगे बेटा, देखेंगे, क्या करेंगे आगे चल के देखेंगे, ठीक है। समझ गए, इतना समझ गए। अब देखो, इतना समझ गए ना। अब देखो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, यहाँ से जब नर्व इम्पल्स गुजरेंगी तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स से तेज तेज से गुजर जाएंगी, जबकि ये जो नॉन माइलिनेटेड है यहाँ पे वो धीरे धीरे गुजरेंगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ये है, जहाँ पे आपके माइलिनेटेड शीट नहीं है, इम्पल्स यहाँ जाएंगी, फिर यहाँ से कूद के यहाँ जाएंगी, फिर यहाँ से कूद के यहाँ जाएंगी। ये देखो इम्पल्स यहाँ आई, यहाँ से कूद के ये जो खाली जगह यहाँ गई, फिर खाली जगह यहाँ गई, क्योंकि इनको जाने के लिए जहाँ पे ये नॉन माइलिनेटेड रहेंगी वहाँ से होके ही जाएंगी, माइलिन शीट के ऊपर से नहीं जाएंगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ चली गई, फिर यहाँ से यहाँ चली गई। तो कोई कूद कूद के दौड़ दौड़ के जा रहा है तो वो जल्दी पहुँचेगा। यहाँ पे जहाँ पे नॉन माइलिनेटेड है यहाँ पे एक सीधी क्रम में चलेंगी, इसलिए इनकी गति क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अभी इसको आगे चल के हम और डिटेल में देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और आप चाहो तो आप बना भी लो, मेरे साथ आप बना भी लिया करो, ठीक है। चलो आगे चले, हो गया। अब देखो अगर हम देखें डेंड्राइट्स और एक्सॉन में डिफरेंस, डेंड्राइट्स और एक्सॉन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या लक्षण देख लेते हैं। डेंड्राइट्स कैसा होता है, छोटा होता है, ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा। और एक्सॉन कैसा होता है, लंबा होता है। अभी आपने डायग्राम में देखा, ये देखो, देख लो, ये एक्सॉन कैसा हो रहा है, लंबा हो रहा है। डेंड्राइट्स कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो डेंड्राइट्स है भाई वो एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक्सॉन में क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है। तो डेंड्राइट्स एक से अधिक भी हैं, एक से अधिक हैं, जबकि एक्सॉन क्या है, सिर्फ क्या है, एक है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपके निसिल ग्रैन्यूल्स थे, निसिल ग्रैन्यूल्स थे वो कहाँ पे पाए जा रहे थे, प्रेजेंट कहाँ पे थे, डेंड्राइट्स में। और वो निसिल ग्रैन्यूल्स क्या आपने एक्सॉन में देखे, नो मैम हमने नहीं देखे, ठीक है। अब ये जो डेंड्राइट्स हैं ये तंत्रिका आवेग को सेल बॉडी की ओर प्रसारित करता है, ठीक है। तंत्रिका आवेग को, यानी कि नर्व इम्पल्स। देखो एक चीज और समझा देते हैं आपको, यहाँ पे
ये इस तरीके से एक न्यूरॉन लगा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन लगा रहेगा यहीं पे, ठीक है, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा, ऐसे सब लगे होते हैं। और जो नर्व इम्पल्स आ रही है, जो नर्व इम्पल्स जो इन्फॉर्मेशन लेके या लेके आ रही है या लेके जा रही है, जो नर्व इम्पल्स आ रही है वो यहीं से होके आती हैं। तो सबसे पहले इनको कौन रिसीव किया? डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, रिसीव करके एक्सॉन तक भेजा, फिर ये सिनेप्टिक नॉब तक गई, फिर ये यहाँ से दूसरे में जाएंगी, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरीके से क्या होंगी, नर्व इम्पल्स जाती रहती है। तो डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं? डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं? जो भी आपका तंत्रिका आवेग है उसको सेल बॉडी की ओर प्रसारित कर रहा है, तंत्रिका आवेग को सेल बॉडी की ओर प्रसारित कर रहा है। क्या लिखोगे? तंत्रिका आवेग को सेल बॉडी की ओर, सेल बॉडी की ओर प्रसारित कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं एक्सॉन क्या कर रहा है, तो एक्सॉन जो है तंत्रिका आवेग को सेल बॉडी से दूर कर रहा है, क्योंकि यहां से ये सेल बॉडी से आया, अब एक्सॉन क्या करेगा? एक्सॉन इसको दूर कर देगा, फिर यहां पे चला जाएगा, तो ये क्या कर रहा है? ये दूर कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया सेंट्रीपिटल, और ये कैसा हो गया? सेंट्रीफ्यूगल हो गया। तो ये दोनों में क्या हो गया बेटा? डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये देखो, ये हमने देख लिया। हाँ, इसके बाद हम ये पढ़े, इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं। भाई न्यूरॉन्स के प्रकार, क्या? न्यूरॉन्स के प्रकार। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमें यहाँ पे 3 प्रकार इनके देखने। फर्स्ट इज यूनिपोलर, सेकेंड इज बाईपोलर, और उसके बाद क्या है? मल्टीपोलर। ये 3 टाइप इनके हमें यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। समझ गए कि नहीं? यूनिपोलर क्या है? यहाँ पे सिर्फ और देयर इज अ सिंगल प्रोसेस दैट अराइज फ्रॉम द साइटोन। तो यूनिपोलर में क्या होता है बेटा कि एक सिंगल अराइव होगा, मतलब एक ही एक्सॉन जो होगा वो अराइव होगा। क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे आपको एक ही एक्सॉन दिखने को मिलेगा, सिर्फ एक्सॉन दिखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है? ये जो भ्रूणीय अवस्था है यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या देख लेते हैं? न्यूरॉन्स के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूरॉन के प्रकार। देखो तो कितनी तरीके के हमें पढ़ने हैं? यूनिपोलर, बाईपोलर, और फिर क्या है? मल्टीपोलर। चलो अब देख लेते हैं कि इन सब में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, क्या क्या अंतर है। तो यूनिपोलर जो है यहाँ पे आपको सिर्फ एक एक्सॉन देखने को मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कहाँ पे यूनिपोलर टाइप का देखने को मिलता है? तो भ्रूणीय अवस्था में। क्या है? भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है बेटा, ये है बाईपोलर, जहाँ पे एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट्स और रेटिना में मिलते हैं, ठीक है। एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट, कहाँ पे? एग्जाम्पल क्या है इसका? रेटिना। और जो मल्टीपोलर है, मल्टी मतलब क्या होता है? कई। तो यहाँ पे एक्सॉन तो एक ही है, लेकिन डेंड्राइट्स क्या है? कई हैं, मैनी हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मल्टीपोलर। और इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रमस्तिष्क वल्कुट। क्या एग्जाम्पल है? प्रमस्तिष्क वल्कुट,
ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, हमने देखा कि जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे हैं, वो आपके हो सकते हैं माइलिनेटेड या फिर क्या हो सकते हैं नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का एग्जाम, माइलिनेटेड में क्या होगा, आपने क्या देखा, यहाँ पे सॉलिटरी कंडक्शन होगा, उछल उछल के कूद कूद के थोड़े थोड़े गैप से असतत रूप से न्यूरॉन्स जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, सॉलिटरी कंडक्शन कहाँ पे होगा, कपाल तंत्रिकाएं और स्पाइनल नर्व्स में। अनमाइलिनेटेड देखा जहाँ पे सतत संचालन होगा, इसको क्या कह रहे हैं, सतत संचालन, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। कहाँ पे देखेंगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। उसके बाद अब हम जो चीज देखने जा रहे हैं, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या देखेंगे, एक तंत्रिकाक्ष में, रुक जाओ भाई पेन चेंज कर लेते हैं हम। एक तंत्रिकाक्ष में तंत्रिका आवेग का संचरण प्रदर्शित करते हुए ये जो आरेख है, तो अब हम क्या देखेंगे, एक तंत्रिकाक्ष में तंत्रिका आवेग का संचरण। अब हमें क्या देखना है, ये देखना है। तो ये आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी एक डायग्राम बना हुआ है, लेकिन हम अपना डायग्राम भी बनाएंगे ताकि हम आपको ये चीजें क्या करें, समझा सके, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे, हम बनाते जा रहे हैं और साथ में मेरे साथ साथ आप भी बनाते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो हमने, ये क्या है, ये एक एक्सॉन है। एक्सॉन में हम दिखा रहे हैं तंत्रिकाक्ष में तंत्रिका आवेग का संचरण, मतलब गति कैसे आगे की तरफ हो रही है, ठीक है। डेंड्राइट्स ने उसको रिसीव किया। देखो जब भी कोई नर्व इंपल्स आती है, डेंड्राइट्स उसको रिसीव कर रही है, सेल बॉडी के थ्रू होते हुए एक्सॉन पे जा रही है। एक्सॉन माइलिनेटेड है तो क्या होगा, असतत रूप से जाएगी, सॉलिटरी कंडक्शन होगा। अगर क्या है, नॉन माइलिनेटेड है तो सतत रूप से जाएगी, और फिर कहाँ तक जाएगी, सिनेप्टिक नॉब तक जाएगी। फिर सिनेप्टिक नॉब से दूसरे जो है, दूसरे जब वो न्यूरॉन्स पे जाएगी तो उसका भी एक प्रोसेस है जिसको अभी हम देखेंगे। तो पहले हम ये देख ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो हम बना रहे हैं, अभी जो हम बना रहे हैं कि रेस्टिंग कंडीशन में किस तरीके से जो एक्सॉन है वो किस तरीके से यहाँ पे एक तंत्रिकाक्ष में किस तरीके से वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है, फिर किस तरीके से जब इम्पल्स आती हैं तो उसका डीपोलराइजेशन होता है, फिर जब हम उसको वापस से पहले की कंडीशन में लाते हैं तो रीपोलराइजेशन होता है। देखो पहले एक चीज़ सिंपली समझ लो, जैसे मान लो ये है एक्सॉन, ठीक है, ये स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, अभी कोई लाइट कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई नहीं जा रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कोई भी, जैसे मान लो अभी स्विच ऑफ है, कोई भी इम्पल्स नहीं जा रही है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया इम्पल्स जाने लगी, फिर क्या होगा, चली जाएगी तो हम फिर से स्विच ऑफ करेंगे ना, ताकि हम उसको फिर से स्विच ऑन कर सकें। तो अभी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम रेस्टिंग कंडीशन में इसको देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये डायग्राम है, अब इसको आगे समझेंगे, पहले हम आपको अपनी तरीके से बना के समझा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे बना लो भाई, ये हमने एक क्या कर लिया, रफली डायग्राम बना लिया, ठीक है। बाहर की तरफ जो लेयर होगी उसको क्या कहेंगे, अब आप मुझे बताओ क्या कहेंगे, एक्सोलेमा, और अंदर की तरफ जो होगी उसको क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म। क्या कहेंगे, बाहर की जो लेयर है उसको कहेंगे एक्सोलेमा, और अंदर की जो है उसको क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है, आपको पता है ऑलरेडी। अब ये जो एक्सोलेमा प्लाज्मा झिल्ली है बेटा, ये क्या होगी, सोडियम के लिए अपारगम, ये जो है ये सोडियम के लिए अपारगम है, ये याद रखना, ये पॉइंट्स हम बता रहे हैं। और सोडियम के लिए तो अपारगम है, लेकिन पोटेशियम के लिए थोड़ी पारगम है, पोटेशियम के लिए थोड़ी पारगम्य है, सोडियम के लिए बिल्कुल अपारगम है। अपारगम मतलब उसको जाने नहीं देगी, इम्परमिएबल है, जबकि पोटेशियम के लिए क्या है, ये थोड़ी पारगम है, ठीक है। इसमें क्या है, और देखो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे अंदर की तरफ नेगेटिव प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। जब रेस्टिंग कंडीशन होगी तो यहाँ पे आप देख रहे हो अंदर की तरफ माइनस 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 पाया जा रहा है, और बाहर की तरफ क्या पाया जा रहा है, प्लस 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 पाया जा रहा है, ठीक है। और क्या पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाएगा, सोडियम
पोटेशियम पंप पाया जा रहा है। यहाँ पे बीच बीच में क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप पाया जा रहा है। ठीक है, समझ गए। अंदर की तरफ पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होगी, और बाहर की तरफ सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी। सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ पोटेशियम की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। आप बताओ पहले इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या देखा हमने, एक बनाया एक्सॉन, जिसमें ये क्या है, एक्सोलेमा हो गया, यानी कि आपका एक्सोलेमा वाली लाइन होगी। अंदर जो है जैसे साइटोप्लाज्म, अंदर साइटोप्लाज्म कहते थे, वैसे इसको यहाँ पे क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म कह देंगे। ठीक है, अब और क्या देखा हमने, यहाँ पे बीच बीच में सोडियम पोटेशियम पंप पाए जा रहे हैं। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, बाहर की तरफ क्या है, सोडियम की मात्रा ज्यादा है। ये जो एक्सोलेमा है ये सोडियम के लिए अपारगम है, लेकिन पोटेशियम के लिए क्या है, थोड़ी पारगम है। और यहाँ पे क्या है, अंदर की तरफ नेगेटिव प्रोटीन पाए जा रहे हैं। तो क्या देखा हमने, हमारे पास क्या है, 3 सिचुएशन से। पहला क्या है, हाँ एक चीज और देख लो, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये सांद्रता के विपरीत ऊर्जा लेकर क्या करते हैं, 3 सोडियम आयन को बाहर फेंकेंगे। यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे मैं सोडियम पोटेशियम पंप बना दूं तो 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे, और अंदर कितने आएंगे बेटा, 2 पोटेशियम आयन को ये अंदर करेगा। तो ये सांद्रता के विपरीत ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो ये कार्य करता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, हमने देखा पहली चीज कि यहाँ पे कुछ K+ लीकेज हो रहा है, थोड़ा K+ लीकेज हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बाहर की ओर थोड़ा, क्योंकि K की मात्रा कहाँ है, के यहाँ पे किसको हम कह रहे हैं, ये याद रखना, हम कह रहे हैं पोटेशियम को। तो थोड़ा पोटेशियम लीकेज हो रहा है बाहर की तरफ। दूसरी चीज हमने देखा कि हमारे पास निगेटिव पोटेंशियल है, ऋणात्मक आवेश है, कहाँ पे, ऋणात्मक आवेश वाले प्रोटीन है, निगेटिव आवेश वाले प्रोटीन है अंदर की तरफ, निगेटिव आवेश वाले प्रोटीन है अंदर की तरफ पोटेशियम लीकेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ। और सोडियम पोटेशियम पंप है जो 2 सोडियम आयन को क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, और 2 पोटेशियम आयन को क्या कर रहा है, अंदर फेंक रहा है। ठीक है, समझ गए, फिर से समझ लो क्या हो रहा है। ये जो हमने एग्जाम, ये एक्सोलेमा है, एक्सोप्लाज्म में सोडियम पोटेशियम पंप पाया जा रहा है। एक्सोलेमा जो है वो सोडियम के लिए अपारगम है, लेकिन पोटेशियम के लिए थोड़ा पारगम है। ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये एनर्जी लेके क्या कर रहा है, 3 सोडियम आयन को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम आयन को अंदर फेंकेगा। ठीक है, अंदर की तरफ क्या माहौल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कुछ जो पोटेशियम है वो लीकेज के थ्रू ऑलरेडी बाहर जा रहे हैं, निगेटिव आवेश वाले प्रोटीन हमारे अंदर की तरफ ज्यादा पाए जा रहे हैं, और सोडियम पोटेशियम पंप अपना ये काम तो कर ही रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है, बताओ इतना क्लियर है कि नहीं। अब देखो भाई, हाँ अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम पहले रेस्टिंग कंडीशन में देखते हैं, जब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आपको रेस्टिंग कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, बाहर की तरफ धनात्मक आवेश, अंदर की तरफ ऋणात्मक आवेश, बाहर की तरफ धनात्मक आवेश और अंदर की तरफ ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ये क्या है आपका ध्रुवी या पोलराइज्ड कंडीशन में। ठीक है, बाहर की तरफ धनात्मक, अंदर की तरफ क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, अब क्या हो गया, सोडियम की मात्रा बाहर है ज्यादा, पोटेशियम की मात्रा अंदर है। सोडियम की मात्रा ज्यादा बाहर है, जबकि पोटेशियम की मात्रा ज्यादा कहाँ पे है, अंदर है। पोटेशियम की मात्रा ज्यादा कहाँ है, अंदर है, सोडियम की मात्रा ज्यादा कहाँ है, बाहर है। ठीक है, जब चेंज में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, विभव आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब हमें इसमें क्या है, एक नर्व इंपल्स हम आपको गुजार के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब एक नर्व इंपल्स मान लो यहाँ पे गुजर रही है, तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको नाम दे देते हैं A, B और C। अभी ये क्या है, अभी ये रेस्टिंग कंडीशन में, अभी रेस्टिंग कंडीशन में, अभी कोई इंपल्स गई नहीं है, ये अभी स्विच ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, अब बाहर की तरफ पहले बना लो, यहाँ पे प्लस 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 माइनस, अभी तक ये था,
ठीक है। अब ये क्या है, अब यहाँ पे मान लो कोई आवेग गुजरेगा, ठीक है, कोई भी तंत्रिका आवेग आप प्रसारण कर रहे हो, यानी कि एक्शन पोटेंशियल आप डेवलप कर रहे हो, तंत्रिका आवेग प्रसारण आप कर रहे हो, ठीक है। तो अब देखो बेटा अब क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है। अब होगा विध्रुवीकरण, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ध्रुवीकरण, अब क्या होगा, विध्रुवीकरण, डीपोलराइजेशन, और ये जो फर्स्ट स्टेप है विध्रुवीकरण। तो देखो विध्रुवीकरण यानी कि डीपोलराइजेशन में क्या होगा, जब ये होगा तो पहली बात क्या होगा कि यहाँ पे जो सोडियम गेट्स हैं, जो कि ये जो एक्सोलेमा जो सोडियम के लिए अपारगम थी, यहाँ पे ये सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम गेट्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे बेटा, यानी कि वोल्टेज सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे, तो सोडियम बाहर से भीतर आने लगेंगे, क्योंकि आपको पता है सोडियम कहाँ थे, बाहर थे। अब सोडियम क्या कर रहा है, बाहर से भीतर की तरफ आने लगा, और जब भीतर की तरफ आने लगेगा बेटा, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अंदर की तरफ प्लस होने लगेगा और बाहर की तरफ क्या होगा, माइनस होना शुरू हो जाएगा। अंदर की तरफ क्या होगा, प्लस 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 होना शुरू हो जाएगा। पहले ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से, पहले ये यहाँ से यहाँ प्रोसेस होगा, फिर जब आवेग इधर से इधर जाएगा तो यहां से यहां ये प्रोसेस होगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, तो बाहर से भीतर की तरफ गति होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब रीपोलराइजेशन होगा, जब एक बार डीपोलराइजेशन होगा, तो दूसरा जो प्रोसेस होगा वहां पे क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। फिर से जो है हम क्या करेंगे, जो गेट्स हैं उनको क्या कर देंगे, फिर से मतलब स्विच जो होगा वो हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब रीपोलराइजेशन में क्या होगा, पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे, क्योंकि अंदर क्या था, पोटेशियम था, तो पोटेशियम गेट्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और जब पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे तो क्या होगा, जो बाहर से आए थे सोडियम आयन वो वापस बाहर हो जाएंगे, और बाहर वापस से क्या होगा, प्लस प्लस हो जाएगा और अंदर माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एक तंत्रिका आवेग होता है उसमें क्या होता है, आपका गति होता है, ठीक है, समझे। चलो अब देख लो, जो जो चीजें हमने अपनी पढ़ी है वो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेते हैं। क्या देखा था हमने, सबसे पहले न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र की संरचना, जिसमें हमने 3 चीजें देखी थी, कोशिका काय, द्विपाक्ष और तंत्रिकाक्ष, यानी कि सेल बॉडी, एक्सॉन और तंत्रिकाक्ष, ठीक है। इसके अंदर कोशिकांग के अंदर निसेल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। इसके बाद सिनेप्टिक पुट्टिकाएं देखी थी सबसे नीचे के साइड में, और उसमें क्या भरे होते थे, एक रसायन, याद करो, ऐसे सिनेप्टिक नॉब होती थी जिसमें वेसिकल जैसा होता था, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते थे, ठीक है। और हमने देखा न्यूरॉन्स को 3 समूह में बांटते हैं, एक बहुद्रवी जिसमें एक तंत्रिकाक्ष और 2 या 2 से अधिक क्या मान रहे हैं, दुमाक्ष पाए जा रहे हैं, ठीक है। द्विध्रुवी जिसमें एक तंत्रिकाक्ष एक दुमाक्ष पाए जा रहे हैं, और जो तंत्रिकाक्ष होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आच्छंदी व आच्छंदहीन, यानी कि माइलेटेड और नॉन माइलेटेड, ठीक है। अब देखो आच्छंदी तंत्रिका तंतु श्वान कोशिकाओं से ढके रहते हैं, आपको बताया था, और उनके चारों ओर माइलिन शीट का आवरण बनाती हैं वो, और उसके बीच बीच में जो अंतराल पाए जाते हैं उनको नोड ऑफ रेनेवायर कहा जाता है, ठीक है, देखा आपने, है ना। और आच्छंदी तंत्रिका मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाई जाती है, बताया था मैंने। आच्छंदहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिकाओं से घिरे होते हैं, लेकिन वो एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं, ठीक है। और ये स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। अब देखो ये जो है तंत्रिकाक्ष शिरा व सिनेप्स, सिनेप्स क्या होता है, अब देख लो भाई, व्हाट इज सिनेप्स, सिनेप्सिस, सिनेप्स क्या होता है, तो देखो सिनोप्स होता है बेटा 2 न्यूरॉन के मध्य का जंक्शन, 2 न्यूरॉन के मध्य का जंक्शन जो होता है वही क्या कहलाता है, सिनोप्स। जैसे आपने देखा था ये एक न्यूरॉन था, ये सिनेप्टिक नॉब थी उसकी, और यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन शुरू हो गया था, तो इनके बीच का जो जंक्शन होता है इसी को क्या बोलते हैं हम, सिनेप्सिस या सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। 2 न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है वो सिनेप्स होता है। अब यहाँ पे आपको 2 तरीके के सिनेप्स देखने को मिलेंगे, एक इलेक्ट्रिकल और एक केमिकल, इलेक्ट्रिकल और दूसरा क्या था, केमिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल में 2 न्यूरॉन्स बेहद नजदीक होंगे। जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है,
ये एक न्यूरॉन है भाई, ठीक है। तो दूसरा न्यूरॉन बिल्कुल इसके नज़दीक से ही शुरू होगा, ये इलेक्ट्रिकल है। लेकिन केमिकल न्यूरॉन्स में क्या होगा कि ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और दूसरा न्यूरॉन जो है क्या है, उससे थोड़ी दूरी पे शुरू होगा, यानी कि दोनों के बीच में क्या होगा, थोड़ी दूरी होगी। यहाँ पे जो है क्योंकि दो न्यूरॉन्स बेहद पास पास होंगे तो इनके बीच में जो है बहुत तेज प्रोसेस होगा, जबकि यहाँ पे थोड़े दूर पे है तो ये धीमा होगा। लेकिन ये दुर्लभ है, ये कम देखा जाता है, जबकि केमिकल सिनेप्स ज़्यादा देखा जाता है, ये ज़्यादा देखा जाता है, ये ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, केमिकल सिनॉप्स और इलेक्ट्रिकल सिनॉप्स। अब देखो जो आपका ये डायग्राम बना है, इसके बगल में ही आपको ये डायग्राम बना के हम बता देते हैं कि ये डायग्राम आपका क्या शो कर रहा है, ठीक है। ये हो गई भैया आपकी सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये आपकी पुटिकाएं भरी हुई हैं और ये पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली है। ये क्या है, पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली है। ये देखो ये पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली है, उसके अंदर क्या है आपकी, ये आपकी वेसिकल्स जो है, यानी कि वेसिकल्स को आप हिंदी में क्या कहोगे, पुटिकाएं भरी हुई हैं, ठीक है। ये देख लो, ये क्या है, वेसिकल्स, हिंदी में लिखना हो तो क्या करोगे, ये पुटिकाएं। तो ये आपकी क्या है, पूर्व सिनेप्टिक है। यही सिनेप्टिक नॉब्स थे ना जो आपने देखे थे जब हमने लास्ट में बनाए थे सबसे नीचे, ठीक है। इसके बाद ये आपकी पश्च सिनेप्टिक झिल्ली है। यहाँ पे आपकी क्या है, ये आपकी क्या हो गई, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली। ये आपकी क्या हो गई, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली हो गई, ठीक है। अब जो है इन दोनों के बीच की जो जगह है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं। और ये आपका ऊपर ये क्या है, ये एक्सॉन सिरा हो गया, यही इसके ऊपर क्या मिल रहा है आपका, एक्सॉन सीधे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन सिरा हो गया, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे होता है, ठीक है। एक चीज और समझ लो, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये देखो ग्राही, क्या दिख रहे हैं, ग्राही, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे नीचे के साइड आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली में आपको क्या मिल रहे हैं, ग्राही। और ग्राही को इंग्लिश में आप क्या कह सकते हो, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर। तो अभी आपने देखा था ना एक इलेक्ट्रिक सिनेप्स और एक केमिकल सिनेप्स। तो केमिकल सिनेप्स में किस तरीके से क्या होता है, इंफॉर्मेशन यहाँ तक आ गई सिनेप्टिक नॉब तक, अब उसको दूसरे में जाना है तो किस तरीके से इंफॉर्मेशन पास हो रही है ये आपको दिखाया जा रहा है। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज होगी कि देखो यहाँ पे कैल्शियम आयन आएंगे, जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आएंगे तो ये जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स में आपके क्या भरे होते हैं बताओ, वेसिकल्स में आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे होते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस वेसिकल्स में क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, ठीक है। तो जैसे ही कैल्शियम आएंगे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये वेसिकल्स फट जाएंगी और इन सब के न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से होके कहाँ पर तक चले जाएंगे, यहाँ पे ग्राही तक चले जाएंगे। कहाँ तक चले जाएंगे, ग्राही तक चले जाएंगे। और अब ये ग्राही जो है ये चाहे तो इस तंत्रिका आवेग को आगे करे, आगे बढ़ा दे, चाहे तो इस तंत्रिका आवेग को गति दे दे या रोक दे, गति दे दे या रोक दे, ये उसके हाथ में होगा, ठीक है। तो समझ में आया किस तरीके से क्या हो रहा है, ये केमिकल सिनेप्स हो रहा है जहाँ पे कैल्शियम आयंस आएंगे, इनकी वजह से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये ब्लास्ट हो जाएंगे, ये यहाँ सिनेप्टिक नॉब से होके ग्राही तक आएंगे और ग्राही उनको रिसीव करके तंत्रिका आवेग को आगे क्या करेगा, गति देगा, ठीक है। तो ये सारा ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब देख लेते हैं तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण, जो कि हम पीछे देख चुके हैं, वही यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। एक बार हम पढ़ के फिर से बता देते हैं ताकि जिनको ना क्लियर हुआ है उनको भी क्लियर हो जाए। तो क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं, क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है, ठीक है। आपने देखा था सबसे पहले क्या था, ध्रुवीय। अब क्या होगा, बाहर की तरफ
पॉजिटिव होगा, अंदर की तरफ निगेटिव होगा। जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं और विश्राम अवस्था में यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल, जिसको हम लिखा था रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं, तो सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयंस व क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम्य होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि जब वो रेस्टिंग कंडीशन में होंगे तो सोडियम आयन के लिए पारगम नहीं होंगे, सिर्फ पोटेशियम आयन के लिए थोड़े से पारगम होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाश द्रव में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटोकॉल में भी अपारगम होते हैं। धीरे धीरे तंत्रिकाश के तंत्रिका द्रव में K+ तथा ऋणात्मक आवेशक प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा Na+ की निम्न सांद्रता होती है और इस विभिन्नता के कारण एक सांद्रता प्रवणता बनती है। सांद्रता प्रवणता बेटा आपने पहले भी बहुत जगह पढ़ा है, याद करो, अपने दिमाग पे जोर डालो। ठीक है, और झिल्ली पे पाई जाने वाली आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है और ये पंप क्या करता है, 3 Na+ बाहर की ओर और 2 K+ कोशिका में प्रवेश करते हैं और परिणाम स्वरूप क्या होता है, तंत्रिका झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित जबकि आंतरिक ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए यह ध्रुवित हो जाती है और विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभय कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद आपको पता ही है कि डीपोलराइजेशन होगा और फिर क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। आवेगों का संचरण सिनेप्टिक दरार द्वारा कैसे होता है, ये भी मैंने बताया कि पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस द्वारा होता है और विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण एक तंत्रिका के आवेग के संचरण के समान होता है। ठीक है, और रासायनिक सिनेप्स जिसमें हमें देखा था उसमें पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां द्रव से भरे यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स से भरे होते हैं और इस उसके थ्रू जो है क्या होता है, उनका आगे वो जो है पास हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अब जो हम नई चीज पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर्स में एक चीज और देख लो बेटा, पहले एक चीज छूट गई है, न्यूरो ट्रांसमीटर में एक चीज और देख लो। वो चीज हमें क्या देखना है कि ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं उत्तेजक जो कि प्रोसेस को बढ़ाते हैं और दूसरे होते हैं संदमक जो कि प्रोसेस को रोक रहे होते हैं। तो उत्तेजक जो होंगे वो तंत्रिका आवेग को प्रसारित करेंगे और संदमक जो होंगे वो तंत्रिका आवेग को इनहिबिटर्स कर देंगे। तो जो उत्तेजक है उसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है एसिटिल कोलिन। ठीक है, और जो इसका एग्जाम्पल है ये है क्या, गाबा। बहुत सिंपल है बेटा, उत्तेजक मतलब जो क्या करे, किसी प्रोसेस को बढ़ा दे और संदमक मतलब क्या होता है, जो किसी प्रोसेस को घटा दे। ठीक है, समझ में आ गया, ले लो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट। अब देखो जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, मानो ब्रेन, मानो मस्तिष्क। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं, मानव मस्तिष्क। तो बेसिकली मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक होता है अग्रभाग, एक होता है मध्य भाग और एक होता है पश्च भाग। क्या क्या होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। देखो ब्रेन जो होता है बेटा वो अस्थि कक्ष या कपाल में पाया जाता है। अस्थि कक्ष या कपाल में क्या पाया जाता है, आपका मस्तिष्क पाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, 3 स्तर पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इनके आवरण। ब्रेन के बाहर यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 आवरण पाए जाते हैं। इंग्लिश में आप इसको ये भी कह सकते हो कि क्रेनियल मेनिंजेस पाए जाते हैं, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड और पायामीटर। ड्यूरामीटर, ठीक है, एरेक्नोइड NOID और पायामीटर। ये सबसे बाह्य आवरण होता है, फिर ये होता है और फिर
ये होता है, ठीक है। तो ये 3 आवरण होते हैं, 3 स्तर आप कह सकते हो, 3 आवरण होते हैं। ड्यूरामीटर सबसे बाहर, फिर एरेक्नोइड मध्य, पायामीटर सबसे भीतरी। और यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई संवहनीय होता है और ये मस्तिष्क ऊतक से भी जुड़ा होता है। कौन सबसे लास्ट में जो होता है पायामीटर, ये मस्तिष्क ऊतक से भी जुड़ा होता है और यहाँ पे ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा होती है। तो ब्रेन क्या होता है, सबसे पहली बात तो जो कपाल में सुरक्षित होता है, 3 स्तर पाए जाते हैं, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड, पायामीटर। 3 भाग होते हैं, अग्रभाग फोर ब्रेन, मध्य भाग मिड ब्रेन और पश्च भाग हेड ब्रेन। इतना क्लियर है कि नहीं, बताओ जल्दी से। अब ये जो अग्रभाग है इसको प्रोजेंसेफेलॉन भी कहते हैं, वरना आप कभी ये शब्द देख लोगे तो बोलोगे ये मैम ये तो आपने बताया नहीं था। इसको मीजेंसेफेलॉन और उसको रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। मीजेन और इसको रोम्बेन, पूरा नहीं लिख रहे हम, ठीक है। इसको मीजेंसेफेलॉन आप सुन लो ताकि आप कभी सुने रहो तो आपको याद हो जाए, मीजेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन। अब ये जो फोर ब्रेन है इसके जो भाग होते हैं, इसमें पहला क्या पाया जाता है, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। और दूसरा जो भाग होता है प्रमस्तिष्क के अलावा उसको बोलते हैं डायनसेफेलॉन। डायन चुड़ैल वाली नहीं भाई, डायनसेफेलॉन। देखो बेटा ब्रेन अपने आप में ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो फिर आप आराम से 10 दिन इसको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन हमें क्या है, हमें अभी एनसीईआरटी में शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें जाननी है, तो उतना ही हम आपको यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो देखो प्रमस्तिष्क को आप इंग्लिश में क्या कर सकते हो, सेरेब्रम, सेरेब्रम। और डायनसेफेलॉन को आप क्या कह रहे हो, ये डायनसेफेलॉन जो है ये 2 भागों में डिवाइड होता है, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। क्या क्या है भाई, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस और क्या है, हाइपोथैलेमस। उसी तरीके से जो मीजेंसेफेलॉन है यहाँ पे आपके 4 ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं, 4 ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं, कहाँ पे, आपके मीजेंसेफेलॉन में। और अगर हम हाइंडसेफेलॉन की बात करें तो हमें इसमें पोन्स, सेरेबुलम और मेडुला ओब्लंगेटा देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लंगेटा देखने को मिलता है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको आप मेरे साथ साथ बना लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखा हमने, मानव मस्तिष्क के बारे में हमने देखा जिसके 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसके बाद जो है जो आपका फोर ब्रेन है उसको प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को मीजेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को आपको रोम्बेनसेफेलॉन कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप दूसरी चीज देखें तो क्या होगा, फोर ब्रेन के जो आपके पार्ट हैं वो क्या क्या है, एक तो सेरेब्रन है जिसको टेलेनसेफेलॉन भी कहते हैं और दूसरा डायनसेफेलॉन है जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपको देखना है। इसके बाद मिड ब्रेन में आपका क्या मिलेगा, 4 ऑप्टिक लोब्स मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हाइंड ब्रेन में हम आपके देखें तो क्या मिल रहा है, पोन्स मिल रहा है, सेरेबेलम मिल रहा है और क्या मिल रहा है बेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और सेरेबेलम। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो, बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे बेटा, क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। हो गया, आगे चलें भाई, ठीक है। अब देखो अगर आपने कभी भी बेटा ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा हो, आपने कभी भी किताब में ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा हो तो आपने उस पर क्या क्या देखा है बताओ। अगर आप कहीं पे भी ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हो, ये देखो, ये वाला देख लेते हैं पहले फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, एक मिनट भाई, ये क्या हो गया आपका अग्र मस्तिष्क, जिसमें ये प्रामस्तिष्क है जो आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये क्या है, प्रामस्तिष्क है, देख रहे हो आप, है ना। और इसके बाद ये क्या है आपका, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ये आपका भाग मध्य मस्तिष्क का हो गया, ठीक है। और ये आपका पोन्स हो गया। ये पश्च मस्तिष्क के 3 भाग थे ना, एक पोन्स और दूसरा क्या है, सेरेबेलम। तो देखो जब आप ब्रेन को ऐसे बाहर से सिर्फ देखते हो, अगर ये सब ना बनाओ तो आपको क्या दिखता है, सेरेब्रम और सेरेबेलम, सेरेबेलम और क्या दिखता है,
सेरेब्रम दिखता है। सेरेब्रम ना जो बीच से दो भागों में डिवाइड होता है ऐसे, और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, गायरी और सल्काई। गायरी और सल्काई क्या होते हैं भाई, उभार, और ऐसे उभार होता है, फिर ऐसे जैसे अपने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा ना, ऐसे उभार दिखता है, फिर गड्ढा, फिर उभार दिखता है, फिर खाली स्पेस, है ना। ये देखो जैसे ये खाली स्पेस, उभार, गायरी और सल्काई, ठीक है। तो पश्च मस्तिष्क के क्या भाग है, पोन्स और अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लंगेटा, और फिर यहाँ पे नीचे हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु यहाँ से चली जाती है, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये कार्पस कैलोसम है, देखो ये दिख रहा है, कार्पस कैलोसम है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा लाइट दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो ये जो सेरेब्रम और सेरेबेलम में बेटा कंफ्यूज मत होना, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सेरेब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। सेरेब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, जो कि हमारे रीजनिंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंट, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जबकि जो सेरेबेलम होता है वो हमारा पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। सेरेबेलम हमारा पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, जो कि हमारा बॉडी पोस्चर, हम कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जो लोग देखो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनका सेरेब्रम उससे इफेक्टेड होता है, और जो लोग शराब पीते हैं ना वो देखो उनका अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है, पैर हाथ कहीं रखते हैं कहीं गिर जाते हैं, तो उनका सेरेबेलम उससे क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो अब इन्हीं पार्ट्स में से एक एक को हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो ये आपने मानव मस्तिष्क का क्या देखा, डायग्राम देखा, ठीक है। क्या देखा हमने, मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है, ठीक है। ये नियंत्रण की तरह काम करता है, जो भी है हमारे ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, या फिर अनैच्छिक काम जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क, तापमान नियंत्रण, प्रास, लय, अनेक अंतरस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है, ठीक है। और हमारे देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, इन सब का भी क्या करता है, इन सब का भी वो स्थल है। अब सोचो ब्रेन कितनी सुंदर चीज भगवान ने बनाई है, सोचो अब, है ना। अब देखो मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है, किसके द्वारा, खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है, मैंने बताया था आपको, है ना। क्या होता है, खोपड़ी के भीतर आपके कपालीय मेनिंजेस से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत को हम ड्यूरामीटर कहते हैं, फिर मध्य वाली को एरेक्नोइड कहते हैं, और अंदर वाली को हम पायामीटर कहते हैं, ठीक है। और मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया, अग्र मस्तिष्क, मस्क और पश्च। तो ये देखो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको जो है बता दिया है। अब अग्र मस्तिष्क देख लेते हैं। अग्र यानी कि फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, ठीक है, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क। तो उसमें क्या क्या आ रहा है आपका, सेरेब्रम आ रहा है, थैलेमस आ रहा है, हाइपोथैलेमस आ रहा है। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग है। जब आप बाहर से देखते हो ब्रेन को तो आपको यही सबसे ज्यादा दिखता है। यह एक गहरा लंबा प्रामस्तिष्क को 2 भागों में, बाएं और दाएं में प्रामस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त होता है ये, ठीक है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंत्रों की बनी कार्पस कैलोसम, अभी आपने वहां पे बेटा देखा था, कार्पस कैलोसम जो है द्वारा जुड़े रहते हैं, अभी अपने आगे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। प्रामस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है, जिससे प्रामस्तिष्क वल्कुट कहते हैं, और यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है, ठीक है। अब देखो प्रामस्तिष्क में आपने क्या क्या देखा, अगर हमें पॉइंट्स लिखने हो तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, रुको। अगर हमें पॉइंट्स देखने हो, मेन पॉइंट्स जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करने हैं, याद रखने हैं, जो हमें क्या करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल याद रखने हैं, वो पॉइंट्स हम देख लें। तो हम क्या देखेंगे कि ये सबसे बड़ा और विकसित भाग है, सबसे बड़ा व विकसित भाग है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था बेटा कि 2 अर्ध गोलार्धों में विभाजित है, यानी कि 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर में क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। जो कि जहां पे आप क्या देख रहे थे अभी, जो किससे जुड़ा था, कार्पस कैलोसम से, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो प्रामस्तिष्क होता है उसके परिधीय स्तर पर आपको क्या मिलेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपको ग्रे मैटर देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना समझ गए, क्या क्या करेगा, इसके हिसाब से कौन कौन से क्षेत्र इसमें पाए जाएंगे। एक तो संवेदी क्षेत्र पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, संवेदी क्षेत्र। दूसरा एसोसिएशन क्षेत्र,
इसमें कौन कौन से क्षेत्र पाए जाएंगे? संवेदी क्षेत्र पाया जाएगा, एसोसिएशन क्षेत्र पाया जाएगा और चालक क्षेत्र पाया जाएगा भाई। तो देखो एसोसिएशन क्षेत्र में क्या आएगा? मेमोरी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। और प्रमस्तिष्क के भीतर आपका क्या पाया जाता है? जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है यहाँ पे आपका पाया जाएगा लिम्बिक सिस्टम। क्या पाया जा रहा है? लिम्बिक सिस्टम पाया जा रहा है। और ये लिम्बिक सिस्टम जो होता है बेटा, इसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इमोशनल ब्रेन। क्या कहते हैं? इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। ये भी किस में पाया जाता है? प्रमस्तिष्क में, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें लिम्बिक सिस्टम में पाई जाती हैं, ये जरूर से याद रखना। एक को बोलते हैं एमाइगडाला, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। ये जो एमाइगडाला है ये क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर काम करता है और यही भावनाओं का नियंत्रण करता है। गुस्सा, प्यार, जो भी आपको आ रहा है, क्या है? इसका नियंत्रण करता है। और जबकि जो हिप्पोकैम्पस है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। देखो बहुत बार आप बहुत चीजें सुनी होती है जो आपको याद नहीं आ रही होती है, क्योंकि वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। तो अगर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होती तो आप उनको धीरे धीरे करके क्या करोगे? भूल जाओगे। क्या करोगे बेटा? भूल जाओगे, ठीक है। उसके बाद ये सब हमारे किस में आ गए? ये सब हमारे आ गए जो हमारा प्रमस्तिष्क था, सबसे बड़ा, सबसे विकसित था। ये सारी चीजें आपकी किस में आ गई? उसमें आ गई। अब अगर फंक्शन कोई पूछे तो क्या करोगे? फंक्शन क्या है आपके फोर ब्रेन के? अगर कंबाइंडली पूछा जाए कि क्या फंक्शंस हैं आपके फोर ब्रेन के, तो क्या क्या करोगे? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजनिंग सेंटर, मेमोरी, लर्निंग, इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों को, इंफॉर्मेशंस को क्या करता है? ये इन सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें बेटा, दूसरा पार्ट देखें इसका, दूसरा पार्ट क्या था मेरे को बताओ? थैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस था। थैलेमस के बारे में आपकी किताबों में बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। तो थैलेमस के बारे में आपको क्या जानना है? कि यह सहसंयोजक केंद्र है, कोऑर्डिनेटेड करता है बिटवीन द, सहसंयोजक यानी कोऑर्डिनेटेड करता है बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर, सेंसरी एंड मोटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम हाइपोथैलेमस में आए, थैलेमस के बाद हम किस में आएंगे? हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस क्या है? पहली बात तो इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। सब क्या क्या करता है? जो तुम्हारे भूख प्यास है उसका नियंत्रण कर रहा है, तापमान का नियंत्रण कर रहा है। तो सबसे पहले लिख दो कि ताप का नियमन कर रहा है, ठीक है। भूख और प्यास इसलिए नहीं लगती है कि पेट में लग रहा है भूख लगी है, नहीं भाई, भूख या प्यास इसकी वजह से लगती है, ठीक है। तो भूख या प्यास को क्या कर रहा है? कंट्रोल। और क्या कर रहा है? ताप का नियमन कर रहा है। और क्या कर रहा है? जो आपके न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, ठीक है, जहां से आपके क्या हो रहे हैं? रिलीजिंग हार्मोन्स है, रिलीजिंग जो हार्मोन्स हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? तो इसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और एमाइगडाला के साथ मिलकर इमोशंस पे तो नियंत्रण करता ही है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एमाइगडाला के साथ मिलकर आपके इमोशंस पे नियंत्रण, आपकी भावनाओं पे नियंत्रण करेगा ताकि आप भावनाओं में बह ना जाओ। और परासरण नियमन भी यही करता है। क्या कर रहा है? परासरण नियमन भी हाइपोथैलेमस ही करता है। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है भाई, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए क्या करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, मध्य मस्तिष्क आप किस में आ गए? मध्य मस्तिष्क में। देखो प्रामस्तिष्क के सारे भाग खत्म हो गए। मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के थैलेमस या हाइपोथैलेमस व पश्च मस्तिष्क के
पॉन्स के बीच में स्थित होता है। ये एक नाल यानी कि प्रामस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से होकर गुजरती है और मध्य मस्तिष्क का ऊपर भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है जिनको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहते हैं। और एक चीज याद रखना, जो आपने मेढक पढ़ा था, मेढक में ये क्वाड्रिजेमिया नहीं होता है, बाइजेमिया होता है, ठीक है। 4 नहीं बल्कि क्या होते हैं, ये 2 होते हैं, तो ये याद रखना आप, ठीक है। तो क्या होता है मध्य मस्तिष्क में भाई, ये जो होता है ये मिड ब्रेन से जो पास होता है, पतली नाली नलिका युक्त एक स्ट्रक्चर होता है जिससे जो आपका प्रामस्तिष्क का चीज है वो किससे कनेक्टेड है, जो आपका सबसे लास्ट में है आपका क्या है, अरे यार सबसे लास्ट में क्या है आपका हाइंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क जो है उससे आपका क्या करे, कनेक्टेड रहे। तो ये बेसिकली दोनों को क्या करता है, कनेक्ट, जोड़ के रखने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्टिक लोब्स पाए जा रहे हैं और जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका पश्चिम मस्तिष्क जिसमें पॉन्स होता है, जिसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, ठीक है। नर्व फाइबर्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो मसल्स के अन्य भाग से संतुलन करते हैं। यहाँ पे अनुमस्तिष्क पाया जाता है जो मैंने आपको पहले ही बताया, जिसको हम सेरेबेलम कह रहे हैं, ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क क्या होता है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। अब देखो ये नहीं पढ़ना है आपको, एक मिनट हम यहाँ पे लिख देते हैं एक पेज लेके, ठीक है। क्या लिख दे रहे हैं देख लो कि सेरेबेलम जो होता है ये किसका काम करता है, संतुलन, जो आपका बॉडी पोस्चर होता है बेटा उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका क्या काम करता है बेटा, ये आपके जितने भी कार्डियक सेंटर है, बेसिकली जितने भी श्वसन लय केंद्र हैं, मतलब बेसिकली आप समझ लो कि जितने भी आपके क्या हैं, जितने भी आपकी अनैक्षिक गतिविधियां हैं, अनैक्षिक मतलब क्या है, गतिविधियां, अनैक्षिक मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपका क्या हो गया कार्डियक सेंटर आपके क्या है, कंट्रोल में नहीं भाई, अनैक्षिक है। दूसरा क्या हो गया, श्वसन लय केंद्र, श्वसन लय केंद्र, तो इन सारी चीजों को क्या करता है, वो कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में एक चीज और आपको पढ़ना है बेटा, वो क्या है, ब्रेन स्टेम। तो व्हाट इज ब्रेन स्टेम, जब हम ब्रेन को यहाँ पे ऐसे ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहे थे तो एक सीधी लय में हमें जो जो यहाँ पे ऑर्गन्स या भाग देखने को मिल रहे थे वो किस में आते हैं, ब्रेन स्टेम में। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है, आपका मिड ब्रेन आता है, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा बेटा ब्रेन स्टेम में आपके क्या कौन कौन से भाग आते हैं, तो आप सीधा सीधा ही जवाब भी लिखोगे कि मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है, मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा आता है। ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाते हैं, मस्तिष्क स्तंभ या फिर ब्रेन स्टेम। और इसका कुछ ऐसे वो नहीं है बेटा, बस ये तीनों क्या होते हैं, एक स्तंभ की तरह, एक लाइन की तरह दिखते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं, ठीक है। तो अगर मेडुला की फंक्शंस की बात करें तो मैंने क्या बताया, जितने भी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज थे, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया और आपका छींकना खांसना, जो जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है वो सारी मेडुला ऑब्लोंगेटा देखता है, ठीक है, समझिए। अब सेरेबेलम क्या करता है, फिर से एक बार सुन लो, बॉडी पोस्चर और बैलेंस को क्या करता है, अपना कवर करने का काम करता है। पॉन्स वेरोलाई क्या करता है, कम्युनिकेट करता है बिटवीन द सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के अधर भागों के बीच में क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। अब अगर आप एक रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बेटा तो कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ये मान लो हो गया आपका सबसे बड़ा भाग जो आपको दिखता है, ये जो सबसे बड़ा भाग, जब भी आप कभी ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको बाहर से क्या दिखता है, ये सेरेब्रम दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है भाई, बताओ मुझे जल्दी। जब आप बाहर से देखते हो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा भाग आपको क्या दिखता है, सेरेब्रम दिखता है, दिखता है ना सेरेब्रम कि नहीं दिखता है। उसके बाद सेरेब्रम के बाद जब आप आगे आते हो तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है, डायनसेफेलॉन दिखता है, क्या दिख रहा है,
डायनसेफेलॉन दिख रहा है, ठीक है। फिर जब आप थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रीजेमिया दिख रहा है, जो कि किसके भाग है, जो कि मध्य मस्तिष्क के भाग है जो कि मध्य मस्तिष्क के भाग है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सेरेबेलम दिखेगा। क्या दिख रहा है, सेरेबेलम दिख रहा है। और फिर यहाँ से आपका मेडुला ऑब्लंगेटा जा रहा है और आगे चल के आपका नीचे की तरफ क्या चला जाएगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड चला जाएगा, ठीक है। यहाँ ये जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो भाग दिख रहा है, यही क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा है। मेडुला ऑब्लंगेटा के पहले क्या है, आपका सेरेबेलम है, ठीक है, समझ गए। और ये जो हम नली की बात कर रहे थे, क्वाड्रीजेमिया, ये वो नली है जो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को क्या कर रही है, कंट्रोल करने का काम कर रही है। तो ये आपका ब्रेन का एक रफली स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाने के लिए बना के दिखाया। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो फिर मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।